हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड सेशन। सो फर्स्ट सेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो हम ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में देख चुके हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स एक सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि बहुत से जो रिसर्चर्स है उन लोगों ने रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं और हम ये गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं हमारे बिजनेस में आने वाले डे टू डे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज हमें जैसे कहा जाता है बचपन से कि दूसरों की गलतियाँ देख के सीखो, ताकि बिकॉज हमारी लाइफ टाइम तो वैसे बहुत छोटी है ना, तो हम हर बार गलती करेंगे तो फिर हम सक्सेसफुल कब होंगे। तो हमें दूसरों की गलतियाँ देखनी है और दूसरों की गलतियों से सीखना है। तो ये रिसर्चर्स ने क्या किया है, उन्होंने भी खुद गलती की होगी, उन्होंने भी दूसरों की गलतियाँ देखी होगी और फिर वो दूसरों की गलतियाँ देख के फिर सीखे हैं कि सही तरीका कौन है सा है और गलत तरीका कौन सा है, और फिर उन्होंने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सही तरीका हमें बताया है। तो हमें उनसे सीखना है और उसको हमारे बिजनेस में अप्लाई करना है ताकि हम बेटर तरीके से काम कर सकें, ताकि हमसे सेम गलतियां मतलब दूसरों ने जो गलतियां की है वो गलतियां हम खुद रिपीट ना करें और हमें सही रास्ता पता चले। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि आप गलतियां कम कर रहे हो। आपको पता है एक प्रूवन मेथड है, एक प्रूवन रास्ता है, एक रास्ता आपको दिखाया जा रहा है कि इस रास्ते से जाओगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, तो आपको उस रास्ते पे चलना है। तो वो आप उस रास्ते पे जब जाओगे आपको मंजिल आराम से मिल जाएगा। आप अपने जो भी रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हो, अपना टाइम यूज़ कर रहे हो, अपना जो पैसा यूज़ कर रहे हो, ज़मीन यूज़ कर रहे हो, वो सब कुछ आप एक प्रूवन रास्ता है, एक प्रूवन पाथ है, उस पे आप यूज़ कर रहे हो। तो आपके जो भी रिसोर्सेस है वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे पाएंगे, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा। कोई भी रिसोर्स आपका वेस्ट नहीं होने वाला है बिकॉज आप कोई गलत रास्ता नहीं चूज़ कर रहे हो। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू परफॉर्म द टास्क इन डिफरेंट सिचुएशन ड्यू टू विच इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस यूनिट एंड गेन इन मैनेजरियल एफिशिएंसी इज ऑल्सो सीन। नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके पास जैसे कोई रिसोर्स है, आपके पास ज़मीन पड़ी हुई है, अभी ये ज़मीन के आपके पास 10 डिफरेंट उपाय हो सकते हैं, 10 डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं। मतलब ये ज़मीन में मैं फैक्ट्री लगाऊँ, या फिर मैं इसको कमर्शियल फैसिलिटी के लिए यूज़ करूँ, या फिर ये ज़मीन पे मैं अपना ऑफिस बनाऊँ। मैं क्या कर रहा हूँ इस ज़मीन का, या फिर इस पे एग्रीकल्चर करूँ, इसको सेल कर दूँ, मैं क्या करूँ मैं इस ज़मीन का। तो वो जो डिसीशन है, वो डिसीशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड होता है। उसमें आपके पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है, वो सारे ऑल्टरनेटिव्स का आप कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट कितना होगा और कितना बेनिफिट होगा अमाउंट में, वो सब निकालेंगे और फिर आप देखेंगे कि वो रिसोर्स सबसे बेस्ट तरीके से आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें कम से कम कॉस्ट हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो लेकिन ये किसने बताया है कि ये तरीका यूज़ किया जा सकता है? ये बताया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो जैसे ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास पैसा है, कैश है, जो कि आपका एक रिसोर्स है, आपका कैपिटल एक रिसोर्स है, तो कैपिटल को भी कहाँ पे यूज़ करना है, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उसके लिए भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मेथड है, IRR का मेथड है, ARR का मेथड है, बहुत सारे मेथड है। आपको अपने सिचुएशन में देखना है कौन सा मेथड मेरे को सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा और फिर आपको वो अप्लाई करना है। तो ये सारे मेथड्स आपको कहाँ से मिलते हैं? ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से मिलते हैं। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर सके। उसके लिए आप डिसीजन किस तरीके से ले सको, आपके रिसोर्सेज किस तरीके से मैक्सिमम यूज़ हो सकते हैं, आपके रिसोर्सेज किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सकते हैं, उसका डिसीजन आप ले सको। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस।
तो जैसे हमने बताया कि एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रॉपर मेथड दिया हुआ है हर चीज़ को करने का। आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर मेथड यूज़ किया हुआ है कि आपको पहले कॉस्ट निकालना है, आपको पहले बेनिफिट निकालना है, आपको फिर इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अगर आपको कोई और इश्यूज़ है, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन की कमी है, तो आप उसके मोटिवेशन को भी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, उसके लिए भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मेथड बताए हुए हैं, अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास इतना नॉलेज है, आपके पास इतना नॉलेज का रिसोर्सेज है, तो आप बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सोच सकते हो। साइंटिफिक का हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। साइंस का क्या मतलब है? साइंस वो होता है जब किसी भी चीज़ के लिए प्रॉपर रूल्स प्रोसीजर सब कुछ सेट करके रखा हो, तो उसको साइंटिफिक कहते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज रूल्स और प्रोसीजर्स प्रिंसिपल्स में सेट करके रखा हुआ है, तो उसको यूज़ करके हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सोच सकते हैं और बहुत ही लॉजिकल तरीके से सोच सकते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हैं कि भाई मेरा पहला स्टेप अगर ये होगा तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा, उसके बाद मैं अपना दूसरा स्टेप फॉलो कर सकता हूँ, उसका फिर रिज़ल्ट ये आएगा, उसके बाद मैं अपना तीसरा स्टेप फॉलो कर सकता हूँ। इस तरीके से लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप हम सोच सकते हैं। और हम ये सोच क्यों पा रहे हैं? बिकॉज हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए हम ये सब लॉजिकली सोच पा रहे हैं। टू कोप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, तो अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके वजह से आपको बिजनेस में भी चेंजेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको मतलब अपनी जो रिसोर्सेज है उसको अलग तरीके से, आपने पहले कहीं और यूज़ करके रखा था, अभी आपको उसको अलग तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जैसे आपको बताती हूँ चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होगा कि पहले हम सब कुछ मैनुअली काम कर रहे थे, उसके बाद कंप्यूटर्स आ गए, तो बहुत सारे कंपनीज ने कंप्यूटर्स में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद कंप्यूटर्स में भी पहले वो बड़े कंप्यूटर्स होते थे, उसके बाद फिर लैपटॉप्स आ गए, तो अभी काफ़ी लोगों ने लैपटॉप यूज़ करके वर्क फ्रॉम होम दे दिया है लोगों को। बिकॉज अभी लैपटॉप आ गए हैं और नेटवर्किंग आ गई है और कॉन्फिडेंशियलिटी का भी इतना इशू नहीं रहता है, पूरा सिक्योरिटी रखते हैं। तो अभी अगर लोग घर पे बैठ के अपने ऑफिस का काम कर ले, तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस का जो डेटा है वो कहीं पे लीक हो जाएगा, तो वो लोग पूरा सिक्योरिटी के साथ वो वर्क फ्रॉम होम भी दे रहे हैं। और अभी जैसे एआई भी आ गया है, तो बहुत से ऑफिसेस बहुत से कंपनीज ने एआई को भी अडॉप्ट कर लिया है। तो ये जो डिसीजन कि भाई अगर मैं अपने लोगों को लैपटॉप दे दूँ और उनको वर्क फ्रॉम होम दे दूँ, तो क्या वो मेरे लिए फ़ायदे का मतलब एज अ कंपनी मेरे लिए फ़ायदा होगा या फिर मेरे लिए नुकसान होगा? अगर मैं एआई इम्प्लीमेंट करूँ तो एआई लाने के लिए मेरे को पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद मुझे उतना बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? ये सारी चीज़ें हम वही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करके, अपने लॉजिकल डिसीजंस यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। बट वही हमें हेल्प करता है कि जब बिज़नेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपके आसपास की जब दुनिया चेंज हो रही है, तो वो दुनिया के साथ आप भी चेंज हो सकते हो। पर वो चेंज होने के लिए पहले मुझे चेंज होना है कि नहीं होना है, कि मुझे थोड़ा टाइम और अपने पुराने तरीके से ही काम करना है, वो सब डिसाइड करने में हमें हेल्प करता है। टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्या है कि सबसे पहले हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि कोई भी जो बिज़नेस होता है उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने जो भी रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम यूज़ करे। बिकॉज देखो रिसोर्सेज कहाँ है, रिसोर्सेज तो पूरे दुनिया में है ना। अभी मैं बोलूँ ज़मीन है, तो ज़मीन है वो पूरी दुनिया में एक फ़िक्स्ड अमाउंट की ज़मीन है, फिक्स्ड नंबर की ज़मीन है। अभी वो जो ज़मीन है वो आप किसी सोशल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अभी वो ज़मीन आपके बिजनेस को मिला है, तो लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बेस्ट तरीके से यूज़ करो। बिकॉज आप अगर उसको अपने बेस्ट तरीके से यूज़ करोगे तो आसपास के जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो आप अगर अपने रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो, आप अपना बिजनेस अच्छी तरह चला रहे हो, तो क्या होगा, आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा। आप बिज़नेस अच्छी तरह चलाओगे, आपको प्रॉफिट होगा, आपकी कंपनी बड़ी होगी, तो आपको कंपनी में काम करने के लिए और लोग चाहिए ना, तो आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, उनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। प्लस आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं
तो आप वो भी सोसाइटी को हेल्पफुल होगे, सोसाइटी के लोगों को हेल्पफुल होगे। तो इस तरीके से अगर आप अपना बिजनेस अच्छी तरह कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आप अपने आसपास की जो सोसाइटी है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हो और आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो। देन इज़ यूज़फुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बताया गया है कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, किस तरीके से उनको डेवलप कर सकते हो ताकि उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए। अभी देखिए, अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जहाँ पे वो लोग ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ को ले रहे हैं, तो वो ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ को उन्होंने रिक्रूट कर लिया, पर अभी ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कॉलेज में जो 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप पूरी ज़िंदगी आपका नॉलेज उतना ही रहेगा, उतना ही नहीं रहेगा, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता रहेगा, आपका नॉलेज इम्प्रूव होता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होगी जो आप ऑफिस में आने के बाद सीखे हो, जो कि आपको कॉलेज में नहीं सिखाया था। बिकॉज हमारे कॉलेज का सिस्टम आपको वैसे ही पता है कि वो स्किल बेस्ड नहीं है, बहुत सारे लोग इसलिए एम्प्लॉय भी नहीं करते कि भाई उसमें जो चीज़ें सिखाई जाती है वो बहुत ही बुकिश टाइप की होती है, वो प्रैक्टिकल नहीं होती है। प्रैक्टिकल चीज़ें आपको कहाँ पे पता चलती है? आप एक बार जब ऑफिस में आ जाते हो, तो वहाँ ऑफिस में ही एज अ पर्सन आपका जो नॉलेज है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बताया गया है कि किस तरीके से आप इस तरीके से लोगों को डेवलप कर सकते हो, किस तरीके से आप लोगों को ट्रेन कर सकते हो, किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो, किस तरीके से लोगों को चूज़ कर सकते हो कि मैं कौन से इंसान को जॉब दूँ, कौन से को रिजेक्ट करूँ। ये सब कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दिया हुआ है। तो आप वो प्रिंसिपल्स यूज़ करके आपके कंपनी का रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है, देखिए जैसे ज़माना होता है ना, अलग अलग चीज़ों का ज़माना होता है। पहले जैसे मैनुअली काम करने का ज़माना था, उसके बाद कंप्यूटर में काम करने का ज़माना था, अभी एआई में काम करने का ज़माना है। या फिर आप ऐसे सोचो कि पहले ऐसा ज़माना था कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद ऐसे लोगों का मेंटालिटी था कि अमीर लोग हमेशा बुरे होते हैं, गरीब लोग हमेशा अच्छे होते हैं। तो बहुत ही सिंप्लिसिटी से रहने का ज़माना था। उसके बाद कुछ साल हुए, 10-20 साल हुए, उसके बाद ये आया कि सबको पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है, सबको अमीर होना है। भले अमीर, पहले ऐसे सोचते थे अमीर लोग बुरे हैं, उसके बाद सबको ऐसा था कि सबको अमीर होना है। तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का और थोड़ा ज़्यादा कट थ्रोट होने का ज़माना आ गया। और अभी कैसा है, तब वो मेहनत का ज़माना था और अभी कैसा ज़माना है, अभी थोड़ा शो ऑफ का ज़माना हो गया है। अभी सबके पास पैसा आ गया है तो अभी थोड़ा शो ऑफ ज़्यादा करते हैं कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कुछ लोग तो मतलब मोस्टली ऐसा है कि अगर कुछ नहीं होता है तो भी शो ऑफ करना होता है। पर पहले शो ऑफ का ज़माना नहीं था, अभी शो ऑफ का ज़माना हो गया है। तो इस तरीके से बदलता रहता है। पहले सिंप्लिसिटी से रहने का, फिर पैसे कमाने का ज़माना आया, अभी शो ऑफ करने का ज़माना आया। तो वैसे मैनेजमेंट में भी अलग अलग टाइप के ज़माने आते हैं। ठीक है, वो ज़माने में किस तरीके से चल रहा है, सब लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है, सब लोगों का थिंकिंग कैसा है, उसके बेसिस पे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो पहले हमारा जब पुराना ज़माना था तब थॉट्स कैसे थे, वो क्लासिकल थियरी दे रहे थे। उसके बाद एक नियो क्लासिकल थियरी का ज़माना आया। उसके बाद लोगों को लगा कि क्लासिकल और नियो क्लासिकल में क्या हो रहा था कि बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस था। बिज़नेस को चलाने वाले जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, उतना फोकस नहीं था। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं, हमें सभी एम्प्लॉयज़ का दिमाग अलग अलग तरीके से चल रहा है, सभी लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और किसी भी बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी एम्प्लॉयज़ है। ये बाद में रियलाइज़ हुआ। तो एक बार वो रियलाइज़ हुआ, उसके बाद बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स, लोगों का बिहेवियर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, वो उसके रिलेटेड प्रिंसिपल्स देने का ज़माना आया। और उसके बाद फाइनली अभी आया है मॉडर्न मैनेजमेंट। सो सबसे पहले देख लेते हैं थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। तो क्लासिकल थियरी थॉट्स देने के लिए सबसे जो बड़े लोग थे, जो सबसे बड़े ऑथर्स थे, वो कौन थे? फेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलबर्ट, हेनरी गैंट एंड हेनरी फॉयल। तो आपको ये 4-5 लोगों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपके एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने के लिए। फेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलबर्ट, हेनरी गैंट एंड हेनरी फॉयल। इसमें से जो फेडरिक टेलर है, फेडरिक टेलर ने हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो हम आगे और डिटेल में देखेंगे।
बट अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि फेडरिक टेलर ने हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे थे कि ये थोड़ा पुराना ज़माना था, तो हमारे जो मॉडर्न ये जो सर्विस रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप नहीं हुई थी। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ कैसी थी, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी, मोस्टली फैक्ट्रीज लगे हुए थे। तो उसके वजह से फैक्ट्रीज़ में किस तरीके से काम किया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस था क्लासिकल थियोरी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैक्ट्री में अगर सपोज़ मेरी कोई मोबाइल असेंबली की फैक्ट्री है, मतलब मैं अलग अलग जगह से पार्ट्स लेके आ रहा हूँ और मेरी फैक्ट्री में उसको मोबाइल को असेंबल कर रहा हूँ और फिर मोबाइल बना रहा हूँ, असेंबल करके बना रहा हूँ उसको, तो कौन सा मेथड है जिसके वजह से मेरा काम, मोबाइल असेंबली का काम सबसे बेस्ट तरीके से हो सकता है। उसके लिए आपको टाइम स्टडी करना पड़ेगा, मोशन स्टडी करना पड़ेगा। टाइम स्टडी मतलब वो हर एक चीज़ देखते हैं कि भाई 10 छोटे छोटे पार्ट्स लगने हैं मेरे मोबाइल में, तो एक पार्ट लगाने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, दूसरा पार्ट लगाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तीसरा पार्ट लगाने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है। ये हुआ आपका पूरा टाइम स्टडी। मोशन स्टडी में पहला पार्ट लगाने के लिए मुझे कितने मूवमेंट्स करने पड़ रहे हैं, पहले मुझे अपना हाथ उठाना पड़ रहा है, उसके बाद मुझे वो पार्ट लेना पड़ रहा है, उसके बाद मुझे वापस लेके आना पड़ रहा है, उसके बाद हो सकता है कि मुझे कोई टूल उठाना पड़ रहा हो, कोई सामान उठाना पड़ रहा हो, वो पार्ट को वहाँ पे अटैच करने के लिए। हो सकता है मैं ग्लू के थ्रू अटैच कर रही हूँ तो मुझे ग्लू उठाना पड़ रहा है, या फिर मुझे स्क्रू ड्राइवर उठाना पड़ रहा है। तो एक पार्ट को लगाने के लिए मुझे कितने मोशंस करने पड़ रहे हैं, हो सकता है मुझे 5 मोशन करने पड़ रहे हो, तो वो 5 मोशन करने में, वो 5 मूवमेंट करने में मेरा टाइम तो जाएगा ना। तो वो मोशन स्टडी होता है। और फिर ये स्टडी करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई बेस्ट तरीका कौन सा है, कौन सा तरीका है जिसमें सबसे कम टाइम लगे और जिसमें जब सबसे कम मूवमेंट लगे, जिससे मेरा प्रोडक्ट बन सके। तो ये हम क्यों ढूंढ रहे हैं कि सबसे कम टाइम लगे, कब सबसे कम मूवमेंट लगे? बिकॉज अगर कम मूवमेंट लग रहा है तो पहले जो मेरा एम्प्लॉई था वो 1 घंटे में सपोज़ 5 मोबाइल बना रहा था, अभी उसका मूवमेंट कम हो गया है, अभी उसका टाइम जो टाइम टेकन है, जो टाइम ले रहा है वो कम हो गया है, तो वो 5 के बदले 7 बना लेगा। सेम टाइम में वो पर्सन 7 बना लेगा, मतलब मुझे उसको सेम सैलरी देनी है, मैं उसको टाइम के हिसाब से सैलरी दे रहा हूँ, मुझे उसको सेम सैलरी देनी है और सेम सैलरी में मुझे ज़्यादा काम करके दे रहा है, तो अल्टीमेटली बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो द थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इज़ नोन एज क्लासिकल थियरी। तो क्लासिकल थियरी में लोग कब तक अपने थॉट्स दे रहे थे, कब तक थियरीज बना रहे थे? एंड ऑफ 19th सेंचुरी के लिए। Main promoters were Frederick Taylor, Max Weber, Gilbert, Henry Kant and Henry Foyle. Taylor's contribution in thoughts of classical theory is very important. Scientific management principles were given by Frederick Taylor and also exist in the thoughts of classical theory of management even today. अभी भी जो फैक्ट्रीज है उसमें ये साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज़ करके टाइम स्टडी और मोशन स्टडी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्लासिकल थियरी है तो इररिलेवेंट हो गई, थोड़े जो पार्ट्स अभी भी हमें एप्लीकेबल है वो हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फेवर साइंटिफिक प्रिंसिपल बाय टाइम एंड मोशन स्टडी इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। तो यहाँ पे टाइम एंड मोशन स्टडी होता है। मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल लाइज इन स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट। स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट मतलब कि अगर मेरी सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम है तो मैं दोनों को अलग करूँ। मेरी मार्केटिंग जो है एडवर्टाइजिंग और सब करेगी, उसको स्पेशलाइजेशन एडवर्टाइजिंग में है, उसको क्रिएटिविटी में स्पेशलाइजेशन है तो वो वहाँ पे काम करेगी। जो सेल्स पर्सन है उसको बोलने में, उसको प्रेजेंटेशन में स्पेशलाइजेशन है तो वो वहाँ पे काम करेगी। तो मैं जो भी लोग हैं, लोगों को अपने जो उनका जो क्या कहते हैं उसको, उनकी जो एबिलिटी है वो जिसमें भी अच्छे हैं उसके हिसाब से उनको स्पेसिफिक उनका काम दे दूँ, उनको स्पेशलाइजेशन में डाल दूँ। अभी यही चीज़ आप फैक्ट्री में अगर देखो तो फैक्ट्री में क्या होगा कि पहले जो इंसान है, जैसे मोबाइल असेंबली का ही देख लो, पहले मेरा ये टेक्निक था कि एक ही मोबाइल में 10 पार्ट लगने हैं, एक ही इंसान वो 10 पार्ट लगाएगा। अभी स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि मतलब एक इंसान एक पार्ट लगाएगा, हर एक मोबाइल में वो एक ही पार्ट लगाएगा और फिर वो मोबाइल दूसरे पर्सन को दे देगा दूसरा पार्ट लगाने के लिए। तो मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है? मेरा स्पेशलाइजेशन है पार्ट 1 लगाने का,
मेरा स्पेशलाइजेशन, मैं पार्ट 2 नहीं लगाऊंगी, वो मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है। मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है, पार्ट 1 लगाने का मेरा स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव वेजेस सिस्टम। प्रोग्रेसिव वेजेस सिस्टम का क्या मतलब है कि मतलब उसमें प्रोग्रेसिव वेजेस सिस्टम में भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो मतलब जिस तरीके से अगर आपका टारगेट है कि आपको 10 प्रोडक्ट बनाना है, 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 10 रुपये, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 10 रुपये मिलेंगे, तो 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन आपने 10 प्रोडक्ट से ज़्यादा बनाया, मतलब आप ज़्यादा एफिशिएंट इंसान हो। आपका टारगेट तो 10 का ही है, एक नॉर्मल इंसान 10 बना सकता है, लेकिन आप ज़्यादा एफिशिएंट हो और आप 12 प्रोडक्ट बना लोगे, तो हर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के लिए आपको 20 रुपये मिलेंगे। तो एक तरीके से आप इंसान को मोटिवेट कर रहे हो कि भाई अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करो और वो एक्स्ट्रा 2 प्रोडक्ट बनाओ। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेजेस, मतलब आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपकी सैलरी में इंक्रीज़ आएगा। मतलब वो सेम रेट पे आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं होगी, आपको ज़्यादा काम करने के लिए एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, मतलब आप डिसाइड करोगे कौन से इंसान की कैपेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, उस हिसाब से आप काम दोगे। आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा मतलब एक इंसान मैक्सिमम कितना काम कर सकता है। अगर एक इंसान मैक्सिमम 10 यूनिट्स बना सकता है और आप उसको 15 का टारगेट दे दो, 20 का टारगेट दे दो, वो तो नहीं कर पाएगा ना। तो आपको देखना पड़ेगा साइंटिफिकली, वो देखना पड़ेगा कि एक पर्सन के लिए कितना पॉसिबल है और फिर उसको उस हिसाब से काम देना है। ज़्यादा भी नहीं देना, कम भी नहीं देना है, ठीक है। कम दोगे तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, ज़्यादा दोगे तो आप अगेन उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो अगेन आपको एग्जैक्ट नंबर जो वो कर सकता है वही आपको देना है, ज़्यादा भी नहीं देना, कम भी नहीं देना। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और फिर ही ये नंबर डिराइव कर पाओगे कि वो इंसान एक्चुअली काम कितना कर सकता है। तो आपको एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करना है। तो इसके बाद जो 19th सेंचुरी है वो ख़त्म हो गई, अभी 20th सेंचुरी जो है शुरू हो गया। अभी क्लासिकल थियरी में थोड़े इश्यूज़ थे, मतलब इसमें क्या था, हम ये सोच रहे थे कि सभी इंसान एक तरीके के हैं। सभी इंसान, अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं एक टारगेट दे रही हूँ कि 10 यूनिट्स आपको बनाने हैं एवरी डे, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ है, 1000 एम्प्लॉयज़ की जो कैपेसिटी है वो 10 यूनिट की है। पर ऐसा नहीं होता ना, सभी इंसान का बिहेवियर अलग होता है, उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी भी अलग होती है, तो वो सभी का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग रहेगा। तो ये थोड़े जो प्रॉब्लम थे जो क्लासिकल थियरी में थे, ये जो थोड़े प्रॉब्लम हैं उसको पूरा करने के लिए फिर न्यू क्लासिकल थियरी आया। न्यू क्लासिकल थियरी कब आया, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हो रहा था। और ये किसने शुरुआत की, एक ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया के थे वो, और इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, इंडस्ट्री में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। उनका नाम है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ने ये जो न्यू क्लासिकल थियरी है उसकी शुरुआत की। उसमें उन्होंने बिहेवियर रिलेटेड थियरीज दिए और इसीलिए उन्हें कहा जाता है द प्रमोटर ऑफ थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी। तो यहाँ पे न्यू क्लासिकल थियरी में क्या होता है, यहाँ पे एम्फोसिस है ऑन बिहेवियर अप्रोच एंड ग्रुप बिहेवियर फॉर मैनेजमेंट। मतलब अगर एक इंसान है, अगर एक इंसान है, उसके साथ मेरी कोई लड़ाई हो जाती है या फिर मैनेजमेंट की कोई लड़ाई हो जाती है, तो वो मैनेजमेंट वो एक इंसान को हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर 50 लोग हैं जो कि आपके मैनेजमेंट से डिससेटिस्फाइड हो, तो उसको हैंडल करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट रहेगा। तो जैसे हमारे कंपनीज़ में होता है ना, यूनियन, एम्प्लॉयज़ यूनियन होती है। तो एम्प्लॉय यूनियन क्यों बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो आप जब ग्रुप में होते हो आप अलग तरीके से बिहेव करते हो। आप जब अकेले हो अपने सर के पास तो सॉरी मैम, थैंक यू मैम, ये सब चलता है। पर आप जब ग्रुप में हो तो आपको फील होता है कि आप बहुत ताकतवर हो, तो फिर सॉरी थैंक यू नहीं, अबे ये वो ऐसे चलता है। तो ग्रुप बिहेवियर को किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, ग्रुप बिहेवियर को कैसे देखना है, उसके लिए इन्होंने थियरीज दिए थे। तो इनके थियरीज़ में उन्होंने बताया था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें रहता है सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है, उसके बाद जो मैनेजर्स रहते हैं, जनरल मैनेजर्स रहते हैं, उसके नीचे सुपरवाइज़र रहते हैं, वो तो आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर है।
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी गॉसिप होगी, थोड़ा आपस में, ठीक है मैं सीनियर हूँ तुम जूनियर हो, वो तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेकिन सीनियर और जूनियर में थोड़ी फ्रेंडशिप भी होगी, एक लेवल की एक फ्रेंडशिप भी रहेगा, थोड़ा इनफॉर्मल बातें भी होगी कि तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, तुम्हारे रिलेटिव की शादी हो गई क्या, तुम कब छुट्टी पे जा रहे हो, ऐसा थोड़ी इनफॉर्मल बातें भी होगी, थोड़ा गॉसिप भी होगा। ये सारी चीज़ें आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन करती है, बिकॉज वो आपके जो एम्प्लॉयज़ है उसको मोटिवेट करने के लिए भी काम आता है, और अगर ढंग से यूज़ नहीं हुआ तो आपके एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने न्यू क्लासिकल थियोरी में बताई थी, अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशनशिप, और उनको इंस्पायर कैसे करना है, ये सारी बातें। साथ ही सोशल मैकेनिज़्म को किस तरीके से यूज़ करना है, मतलब जैसे ऐसे होता है ना कि अगर आपके ऑफिस का, अगर सपोज़ कोई प्यून है, प्यून अगर आपके लिए कुछ भी चाय लेके आ रहा है, पानी लेके आ रहा है, लेकिन उसको भी अगर आप रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, उसको आप तमीज़ से बात कर रहे हो, तो उसके में भी एक सेल्फ एस्टीम, एक सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज़ होगा, उसको भी आपकी जो कंपनी है उससे प्यार होगा। भले आप उसको ज़्यादा सैलरी नहीं दे पा रहे हो, भले आप उसको बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि वो ग्रेजुएट हो, लेकिन आपके पास जॉब नहीं है उसको देने के लिए, आपने उसको सिर्फ प्यून के लिए रखा है। एज अ ग्रेजुएट उसको देखो खुद बहुत डिससेटिस्फाइड हो रहा होगा कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास और मुझे और कोई काम नहीं मिल रहा, तो वो ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड है, वो डिप्रेस्ड इंसान है। लेकिन उसको अगर आप बुरी तरीके से बिहेवियर करोगे तो वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, उसको आपकी कंपनी पसंद नहीं आएगी। एट द सेम टाइम अगर आप उसको रिस्पेक्ट दोगे तो उसका थोड़ा सेल्फ इस्टीम इंक्रीज़ होगा, उसको भी लगेगा कि ठीक है मेरी हालत ख़राब है लेकिन एटलीस्ट मुझे कोई इज़्ज़त तो दे रहा है, मतलब ये काम इतना बुरा नहीं है। तो वो फाइनली क्या होगा कि वो आपकी जो कंपनी है उसके तरफ एक लॉयल्टी रखेगा, आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं होने देगा। तो ये हुआ एक सोशल मैकेनिज़्म कि आपने उसको सैलरी से आप उसको खुश नहीं कर रहे हो, उसको आप इज़्ज़त से, उसको प्यार से आप खुश कर रहे हैं। तो ये हुआ सोशल मैकेनिज़्म थॉट एंड सोशल अरेंजमेंट थॉट। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ नियो क्लासिकल थियरी में बताई गई है। और इसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन है, एल्टन मायो तो हमने देख लिया, वो मेन कंट्रीब्यूटर है, वो मेन प्रमोटर ऑफ थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी है। उसके अलावा है हेंसबर्ग, रेंसिस लाइकर्ट, क्रिस आर्गेरिस, मैकग्रेगर और मैस्लो। सो नियो क्लासिकल में ही हमारे जो थॉट्स है वो बिहेवियर रिलेटेड है। तो बिहेवियर रिलेटेड में हमारा मेन जो मोटो है वो क्या है, यू मैनेज योर मैन, योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। तो अगर सपोज़ आप अपने मेन को खुश रखो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखो, उसके बाद आपके एम्प्लॉयज़ देख लेंगे, आपको प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करना है किसी महीने में तो प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि आपके जो मेन हैं, वो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके प्रति लॉयल है। तो आप अगर उसको कहोगे कि भाई मुझे ये महीने में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है, तो वो अपने लॉयल्टी की वजह से वो आपको बोलेंगे कि हाँ आप सिर्फ आपको नहीं हमारे पूरे बिज़नेस को करना है, तो ये बिज़नेस भी हमारा ही है, हम सब मिलके करेंगे। अगर आपको सेल करना है तो भी आपके एम्प्लॉयज़ बोलेंगे कि हाँ ये तो बिज़नेस बढ़ेगा ना, अगर सेल होगा तो बिज़नेस बढ़ेगा और हम सबका फ़ायदा होगा। ये मेंटालिटी क्रिएट होगी। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का ढंग से ध्यान रखोगे तो एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि ये जो प्रमोटर है उसका बिज़नेस नहीं है, ये मेरा भी बिज़नेस है, ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे मेरा भी कुछ अच्छा होगा, अगर बिज़नेस बढ़ेगा तो मेरा भी अच्छा होगा। वो एक ओनरशिप होती है ना, वो एक फीलिंग होती है कि नहीं ये किसी और का नहीं है, ये मेरा है, ये हम सबका है। तो वो आएगी और वो लोग अपने आप ही काम कर लेंगे। आपको सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है, बाकी सब काम आपके एम्प्लॉयज़ खुद ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो ये जो थियरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उस पर बिहेवियर रिलेटेड थियरी बना हुआ है। द मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट टास्क इज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन। आपको ह्यूमन बिहेवियर देखना है, आपको ह्यूमन रिलेशन देखना है और उसी पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट्स लाइक इंटर ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, आप किस तरीके से उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसको अंधेरे में मत रखो, जो है वो सच उसको सामने वाले को बता दो। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर कोई परेशानी है भी सपोज सैलरी को लेके, तो आप सैलरी को लेके, वर्किंग आवर्स को लेके या फिर कुछ बेनिफिट्स को लेके, तो आप उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हो। आप मतलब सामने वाले को अपना दुश्मन, मैनेजमेंट जो है वो अगर अपने एम्प्लॉयज़ को दुश्मन ही समझ ले
कि भाई नहीं, तुम जो बोल रहे हो एकदम ही गलत बोल रहे हो, मैं ही सही हूँ। अगर वैसे दुश्मन की तरह ट्रीट करोगे तो आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई हमने इतना काम किया और तुम हमारे साथ इतनी बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो आप किस तरीके से अपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद है हमारा थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो मॉडर्न मैनेजमेंट कब आया? 1960 के बाद। 1960 के बाद क्या हुआ कि पहले जो होता था क्लासिकल थियरी के टाइम पे, नियो क्लासिकल थियरी के टाइम पे क्या होता था कि जो वर्कर है उसी को प्रमोट करके सुपरवाइज़र बनाते थे, सुपरवाइज़र को प्रमोट करके मैनेजर बना देते थे। आपको कोई अलग पढ़ाई की ज़रूरत नहीं थी। 1960 के बाद क्या हुआ? मैनेजमेंट एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी डेवलप हुआ। तो अभी जो मैनेजर्स है उनको स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे आप अभी MBA करते हो ना, तो वो आपको एक स्पेशल क्लास डेवलप हुआ जिसको स्पेशल पढ़ाई करने के बाद वो आके मैनेजर बन रहे हैं। तो ये जब डेवलप हुआ उसके बाद पूरा जो फैक्ट्री का प्रमोशन का जो तरीका है कि भाई सुपरवाइज़र इंसान है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो भी पहले वो मैनेजर बन जाता था, लेकिन अभी वो मैनेजर नहीं बन पा रहा है। तो ये पूरा जो एक शिफ्ट हो गया पूरे इंडस्ट्री में, उसके वजह से मॉडर्न मैनेजमेंट आया। मॉडर्न मैनेजमेंट में ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये थियरीज किन लोगों ने दी थी? कून्स ओ'डोनल, जॉर्ज आर टेरी, पीटर ड्रकर, विलियम आउची एंड CK प्रहलाद। ठीक है, ये सब मैनेजमेंट गुरुज के नाम आपको याद रखने, ये सब कंट्रीब्यूटर्स के नाम याद रखने हैं। कून्स ओ'डोनल, जॉर्ज आर टेरी, पीटर ड्रकर, विलियम आउची, CK प्रहलाद। और मॉडर्न मैनेजमेंट में किस चीज़ पे फोकस था? बिहेवियर पे तो फोकस था ही पहले से, नियो क्लासिकल के टाइम से बिहेवियर पे फोकस आ रहा है। बिकॉज ज़माना बदल गया, लोगों का बिहेवियर बदल गया, लोगों का एक्सपेक्टेशन बदल गए, तो मॉडर्न मैनेजमेंट में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट डाला बिहेवियर रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड थॉट्स पे। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब पहले लोगों को इतना नॉलेज नहीं रहता था स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का। प्लस जो मैनेजर लेवल पे थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब भी बिकॉज ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स का, मैथ्स का, ये सब प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए भी प्रिंसिपल्स आ गए कि आप स्टैट्स को, मैथ्स को, ये सब कैसे यूज़ करके अपने डिसीजन ले सकते हो, आप कंप्यूटर कैसे यूज़ करके अपने डिसीजन ले सकते हो, ये सब कुछ मॉडर्न मैनेजमेंट में आ गया। जो मैं आपको थोड़े टाइम पहले मैंने एग्जांपल दिया था, आपको कोई अगर रिसोर्स यूज़ करना है तो उसके लिए हर एक रिसोर्स, अगर सपोज़ ज़मीन यूज़ करनी है, उसके 10 अलग मेथड है ज़मीन यूज़ करने के लिए, तो हर एक मेथड का आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना चाहिए। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किस बेसिस पे होता है? ये स्टैट्स और मैथ्स को यूज़ करके ही आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालते हो ना। तो ये पुराने थियोरीज़ में नहीं थे, ये मॉडर्न थियोरी में ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ARR, ये सब कुछ मॉडर्न मैनेजमेंट में आया है। तो ये बेसिकली आपके थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक यू।